We have some breaking inputs coming in as well from Uttar Pradesh. We're given to understand, according to sources, all 9 MLAs of RLD have voted for BJP candidates. Now, remember, this is what was being speculated, that the smaller parties will help the Bharatiya Janata Party when it comes to the 8th candidate that the Bharatiya Janata Party has fielded. It has numbers to very comfortably get all its 7 MP candidates elected unopposed to the upper house, but the BJP fielded a 8th candidate. Vinod Mishra joining us with more details. Vinod, जानकारी मिल रही है कि 9 MLAs RLD के बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए वोट कर चुके हैं। एग्जैक्टली कुछ देर पहले ही जो 9 विधायक थे एक साथ पहुंचे थे विधानसभा में राज्यसभा के लिए वोटिंग करने के लिए। इससे पहले जब कल बीजेपी ने मीटिंग्स की थी विधायकों की, विधायक मंडल दल की, उसमें भी ये सभी 9 विधायक आरएलडी के शामिल हुए थे। रात को सीएम ने डिनर पार्टी दिया था, उसमें भी ये 9 विधायक शामिल हुए थे। इसलिए पहले से तय था कि ये विधायक वोट करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जरूर कोशिश की जा रही थी कि कुछ आरएलडी के विधायकों को अपने पक्ष में लाया जाए, क्योंकि आरएलडी के जो विधायक है इसमें से कुछ विधायक पहले समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था जब ये चुनाव हुआ था, तो इसलिए माना जा रहा था कि कुछ विधायक शायद समाजवादी पार्टी के लिए वोट कर सके। इसलिए ये खबर जरूरी भी है, क्योंकि आरएलडी के सभी 9 विधायकों ने बीजेपी को वोट किया, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया है। और ये बाकायदा आरएलडी की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि उनके विधायक जो है आरएलडी को, बीजेपी को ही वोट करेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया है। तो जो अंदेशा था कि शायद कोई विधायक जो है वो सपा के लिए क्रॉस वोटिंग करे, कम से कम ये उम्मीद। जी विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। वी आर गेटिंग सम लेटेस्ट रिएक्शंस। प्रशासन और गुंडों का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र को भाजपा की सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। क्या कहेंगे इस पे? मनोज पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया है, उनके पर जिम्मा था विधायकों को एकजुट करने का। All right, so reactions coming in. Allegation that the Bharatiya Janata Party is murdering democracy. Manish is also joining us in the broadcast with live updates. Manish, अब ये तो तय हो गया है, लग ही रहा है जो स्थिति है उससे, कि क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी के 8वें कैंडिडेट की राह तो आसान हो जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए जहां 3 कैंडिडेट्स को अनअपोज्ड निर्विरोध भेजना आसान था, अभी किसी एक की राह मुश्किल होने वाली है। देखिए, बिल्कुल आलोक रंजन तीसरे उम्मीदवार हैं जिनकी राह मुश्किल हो सकती है। रामजीलाल सुमन जो कि दलित उम्मीदवार हैं, और ऐसे में उन्हें पहला उम्मीदवार बनाया गया है क्योंकि पार्टी में उनके पक्ष में माहौल है, और कुछ लोग थे जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि जहां पर पीडीए मूल्यों का ध्यान नहीं रखा गया, तो ऐसे में उन्हें पहला उम्मीदवार बनाया गया है। उन्हें उनके लिए पर्याप्त वोट बैंक है, और जया बच्चन की स्थिति भी ऐसी है कि उनके लिए पर्याप्त वोट बैंक है। लेकिन तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन के लिए खतरा है, क्योंकि उन्हें जिन वोटों की दरकार थी वो जुटा पाना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा था। लेकिन इसके उलट क्रॉस वोटिंग का खतरा समाजवादी पार्टी की तरफ गहरा गया। मनोज पांडे ने दयाशंकर सिंह जो कि परिवहन मंत्री हैं उनसे मुलाकात की, उनसे मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा सचेतक दल से सौंप दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनकी फोन पर बातचीत हुई है। समाजवादी पार्टी के बाकी एमएलए जिसमें राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे और अभय प्रताप सिंह थे, वो जो अभी विधानसभा पहुंचे थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उनका कहना है कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। तो ऐसे में बड़ी सेंध समाजवादी पार्टी के भीतर लोकसभा चुनावों से पहले राज्यसभा के चुनावों में लगती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इसका असर केवल इन राज्यसभा चुनावों में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत लोकसभा से पहले भी पार्टी के लिए है, बहुत बड़ा मैसेज भी है।